नमस्कार विद्यार्थियों। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो सर्वप्रथम अमेरिका के अंतर्गत शुरू हुई थी। यह अमेरिका ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। 1803 के अंतर्गत अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद हुआ था और इस विवाद के अंतर्गत जो न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने इस संबंध में अपनी टिप्पणी की थी और उसके बाद न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत शुरू हुआ। भारत के अंतर्गत यदि देखें तो भारत में भी न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिकार के अंतर्गत यदि इसका अर्थ देखें कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या अर्थ है या न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है, तो इसके अंतर्गत जो अर्थ निकलता है वो ये है, एक तरफ है संविधान की सर्वोच्चता और एक तरफ है संसद की सर्वोच्चता। कुछ देशों के अंतर्गत संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, कुछ देशों के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है संसद की सर्वोच्चता जो है वो ब्रिटेन के अंतर्गत हम देख सकते हैं। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च प्रभुता संपन्न है। उसके बनाए गए कानूनों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सीमा, सैद्धांतिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो न्यायपालिका के ऊपर होता है। भारत के अंतर्गत भी संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है या संविधान की रक्षा करने की, उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है सर्वोच्च न्यायालय के पास है और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार के अर्थ देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य ये है कि संविधान सर्वोच्च है और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी अपनी शक्तियां संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती है, संविधान के अनुसार वो कार्यपालिका, विधानमंडल, संसद कार्य कर रही है या नहीं कर रही, संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत वो अपना कार्य कर रही है, ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय भी इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं, ये देखना उनका कार्य है। तो संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत यदि वो कार्य नहीं करती है, संविधान के अतिक्रमण करते हुए संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या प्रशासन के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो उसे अवैध घोषित करने की जो शक्ति है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। यानी कि एक लाइन में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये देखा जाता है कि संसद और प्रशासन संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। यदि वो संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं तो उसे अवैध घोषित करने की जो शक्ति है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कह सकते हैं। इसके अंतर्गत सैयद शाह मोहम्मद ने न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ दिया था, उन्होंने ये बताया था कि इसके अंतर्गत 3 अर्थ निकलते हैं। पहला ये है कि संविधान के अनुसार संसद कानून बनाएगी, राज्यों के विधानमंडल कानून बनाएंगे। दूसरा, इसके अंतर्गत जो संघीय सीमाएं हैं यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था को भारत ने ग्रहण किया है और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी। यदि दोनों में से कोई भी इसका अतिक्रमण करता है तो उसका जांच करने का जो कार्य है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा, राज्य विधानमंडलों के द्वारा ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों के ऊपर हस्तक्षेप करता हो या खत्म करता हो। तो इसके अंतर्गत संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुसार है या नहीं है, जो संसद है, राज्य विधानमंडल है, प्रशासन है, संसद अपने सीमाओं में रहते हुए कार्य करे, ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और इसके इसी शक्ति को
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या न्यायिक समीक्षा की शक्ति जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। यानी कि संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिक संशोधनों की जांच करना, संघीय सीमा की जांच करना और मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत ही आती है। इसका यदि महत्व देखें कि न्यायिक पुनर्विलोकन को क्यों प्रदान किया गया या क्या कारण है कि भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है, तो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए यानी कि संसद और प्रशासन संविधान के विपरीत किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करे तो उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो संविधान की रक्षा करने का, सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए, संघीय शासन की रक्षा करने के लिए, संघीय शासन संविधान के द्वारा संघीय सूची, राज्य सूची, अलग अलग सूचियों के अंतर्गत कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। संघीय शासन की रक्षा करने का जो उत्तरदायित्व है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, अगर नागरिकों को ये लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। उच्च न्यायालय में भी वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इन सभी कारणों से न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व है और भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान की गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अनुच्छेदों में, अनेक मुकदमों के अंतर्गत, विवादों के अंतर्गत इस शक्ति का प्रयोग किया है। जैसे गोलकनाथ विवाद है या मिनर्वा मिल्स विवाद है या बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित विवाद है, केशवानंद भारती विवाद है, राजाओं के प्रीपर्स से समाप्ति से संबंधित विवाद है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का परिचय दिया है। संविधान के अनेक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। न्यायमूर्ति बी.के. जो मुखर्जी है, उन्होंने ये कहा है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, भारत के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की 7वीं अनुसूची के द्वारा ही संसद और राज्यों के विधानमंडल अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और इन शक्तियों के अनुसार वो अपना कार्य करे, ये देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रावधान हैं जिसमें संविधान निर्माता ये चाहते थे कि भारत के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका उपयोग करे। जैसे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से ये घोषित किया गया है कि संसद के बनाए गए कानून यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो उस सीमा तक निरस्त होंगे जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का निरस्त करते हो। तो स्पष्ट रूप से ये घोषित है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसी प्रकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि नागरिकों को ये लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है कानूनों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, तो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में शरण ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालयों के द्वारा 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रसार। ये 5 प्रकार के लेख जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत संवैधानिक विषयों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है। 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मामलों में, 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय विवाद का निपटारा करता है। 132 में संवैधानिक मामलों से संबंधित, 133 में सिविल मामले यानी कि दीवानी मामलों से संबंधित, 134 के अंतर्गत आपराधिक मामलों से संबंधित, 136 के अंतर्गत विशिष्ट जो मामले होते हैं
73 के अंतर्गत परामर्शदात्री जो अधिकृत किया गया है 1947 से 1950 तक के बीच में, जो भी देशी रियासतों और भारत सरकार के बीच जिस प्रकार के भी संधि समझौता इत्यादि हुआ है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 है वो उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व देता है। अनुच्छेद 227 227 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालय और न्यायाधिकरण ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण के अंतर्गत कार्य करेंगे, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 245 संसद की सीमा निर्धारित करता है। अनुच्छेद 246 246 विषय वस्तु से संबंधित है, संसद और राज्य विधानमंडलों की विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 251 और 254 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि संघीय कानून और राज्यों के कानून के बीच किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघीय कानून मान्य होगा। अनुच्छेद 372 के अंतर्गत संविधान से पूर्व जो भी संधि समझौते इत्यादि है उसकी निरंतरता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत किया गया है। यानी कि इन सब मामलों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अनेक संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रकृति है, हालांकि न्यायिक पुनर्विलोकन हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत है और भारत के अंतर्गत उस सीमा तक न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया गया है जिस सीमा तक अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन को अपनाया गया है। भारत के न्यायिक पुनर्विलोकन की कुछ सीमा है, क्योंकि भारतीय शासन की जो प्रकृति है वो एक अलग तरह की प्रकृति है, अमेरिका के शासन की प्रकृति अलग तरह की प्रकृति है। अगर हम देखें तो अमेरिका के अंतर्गत जो संविधान है वो बहुत संक्षिप्त संविधान है। भारत के अंतर्गत संविधान विस्तृत संविधान है। दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भारत का संविधान माना जा सकता है। इसलिए यदि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति देखें तो भारत के न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रकृति है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच की है, क्योंकि अमेरिका में संविधान संक्षिप्त है और संविधान संक्षिप्त होने के कारण संघीय शासन वहां पे भी है, भारत में भी है। लेकिन भारत के अंतर्गत स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के अंतर्गत चूंकि संविधान संक्षिप्त है इसलिए विभाजन विस्तृत रूप से नहीं हुआ है, तो संघ और राज्यों के बीच बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पास विवाद जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों का निपटारा करता है। इसलिए उसकी शक्तियां बढ़ी हुई है, उसका जो क्षेत्र है, क्षेत्राधिकार है वो विस्तृत है। भारत में संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से दिया गया है, इसलिए भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो क्षेत्राधिकार है वो संक्षिप्त हो जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत ये भी है कि अमेरिका के अंतर्गत कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन भारत के अंतर्गत जापानी शब्दावली को अपनाया गया है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो संविधान के द्वारा या संविधान का उल्लंघन होने पर ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उचितता के आधार पर सही है क्या गलत है, इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। भारत के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो जापानी शब्दावली के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत वो प्रक्रिया संविधान का उल्लंघन होने पर ही सर्वोच्च न्यायालय उसमें कोई एक्शन लेता है। अमेरिका के अंतर्गत चूंकि संविधान संक्षिप्त है तो संविधान के अनुसार तो होता ही है, साथ ही उचित है, अनुचित है, प्राकृतिक न्याय के अनुसार है, नहीं है, इसके आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जैसे अमेरिका में न्यायाधीश हुस थे, वो ये कहते हैं कि संविधान वो ही है जो न्यायाधीश कहते हैं।
यानी कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय को तृतीय विधानमंडल का सदन भी कहा जाता है। भारत के अंतर्गत संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधानमंडल के तीसरे सदन की भूमिका का निर्वाह किया जाए। तीसरे विधानमंडल की भूमिका का निर्वाह किया जाए ये नहीं चाहते थे संविधान निर्माता। इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना विस्तृत नहीं है जितना अमेरिका के अंतर्गत है, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संघीय शासन की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हैं और वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।